हाल ही में वर्ल्ड फेमस बॉक्सर मैरी कॉम ने ट्वीट करके कहा, माई स्टेट इज बर्निंग, प्लीज हेल्प। उन्होंने पीएम मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को टैग करके कहा, मेरा राज्य मणिपुर जल रहा है, मदद करो। अभी ये सिचुएशन अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है। Here we come! We are indigenous people! We gonna f*** you up! मुझे चाहती हूँ कि हो सकता है तो जल्दी से जल्दी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करे कि मणिपुर में ये दोबारा मतलब ये पीस को ये सिचुएशन को खत्म। दरअसल मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हैवी प्रोटेस्ट देखने को मिले। आगजनी के काफी मामले सामने आए। बहुत सी पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट्स और बसों को जलाया गया। यहाँ तक कि कई किलिंग्स और लिंचिंग्स के मामले भी सामने आए। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आर्टिकल 355 का इस्तेमाल करके मणिपुर के लॉ एंड ऑर्डर को अपने अंडर लेना पड़ा। शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए गए। The Manipur government issued shoot at site orders last night. कर्फ्यू लगाया गया। यहाँ तक कि आर्मी को भी डिप्लॉय करना पड़ा। सेना ने आज फ्लैग मार्च किया है। राज्य में अगले 5 दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। सबसे ज्यादा वायलेंस इम्फाल और चुरा चांदपुर के डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिली है। आखिर इतनी भयंकर वायलेंस की वजह क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मणिपुर एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। 7 सिस्टर्स के नाम से मशहूर 7 स्टेट्स में से एक है। मणिपुर अपना बॉर्डर 3 स्टेट्स के साथ शेयर करता है, नागालैंड, असम और मिजोरम। इसके अलावा म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है। मणिपुर की ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो क्योंकि ये एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है तो यहाँ पर 2 तरह के एरिया हैं, हिली एरिया और वैली एरिया। हिली एरिया बहुत ज्यादा है, अराउंड 90%, और बाकी का जो 10% है जो बीच में है वो वैली एरिया है। मणिपुर की पॉपुलेशन और एथनिसिटी के बारे में भी जानना जरूरी है। मणिपुर में सबसे लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है मैतेई, जिन्हें मैतेई पीपल भी कहा जाता है। मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन में से 53% मैतेई लोग हैं। मैतेई लोग नॉन ट्राइबल लोग हैं। ये बेसिकली वैष्णवाइट हिंदूज हैं, मगर इनमें से 8% मुस्लिम लोग भी हैं। मैतेईस को पंगल्स भी कहा जाता है। ज्यादातर मैतेई लोग इम्फाल वाले रीजन में सेटल्ड हैं, जो 10% वैली एरिया है। हिली एरिया जो 90% है, वहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं। वैसे तो मणिपुर में करीब 34 ट्राइब्स हैं जो हिली एरिया में रहते हैं, मगर 2 मेन ट्राइब्स कुकीज और नागाज हैं। ज्यादातर ट्राइबल लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो मणिपुर की 53% नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन 10% एरिया में रहती है और 40% ट्राइबल पॉपुलेशन 90% एरिया में रहती है। प्रोटेस्ट का मुख्य कारण है कि मैतेई लोगों को शेड्यूल टाइप का स्टेटस दिया जा रहा है। The Manipur High Court has directed the state government to submit recommendations to the Union Ministry of Tribal Affairs for the inclusion of Meiteis in scheduled tribes list. बाकी के ट्राइबल लोग इससे खुश नहीं हैं, वो इसके अगेंस्ट हैं। The High Court decision comes at a time when there has been massive opposition to the demand for ST status for Meiteis in the state, with tribal student bodies even threatening protest over the issue. उनका मानना है कि मैतेई लोगों को शेड्यूल टाइप का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। ये डिमांड करने के लिए वहाँ की ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने एक ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाला चुरा चांदपुर डिस्ट्रिक्ट से। इसी के दौरान मैतेई और ट्राइबल लोगों के बीच में झड़प हो गई और काफी क्लैशेस देखने को मिले। 2013 से मैतेई लोग डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें शेड्यूल टाइप का स्टेटस दिया जाए। मणिपुर हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने डिमांड की कि 1949 से पहले जो स्टेटस उनके पास था मगर बाद में जो छीन लिया गया वो अब उन्हें दोबारा दिया जाए। मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर किया कि वो मैतेई लोगों को शेड्यूल टाइप की लिस्ट में शामिल करें और अपनी रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजें। इससे ट्राइबल कम्युनिटी पूरी तरह से नाराज हो गई। इसके बाद एक दिन एन बीरेन सिंह, जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं और बीजेपी से हैं, वो एक जिम का इनॉग्रेशन करने जा रहे थे, जहाँ पर उन्होंने एक रैली को एड्रेस भी करना था। मगर तभी वहाँ पर प्रोटेस्टर्स आ पहुंचे। उन्होंने जिम को तोड़ डाला और कई कुर्सियां भी वेन्यू में फेंक दी। इसके बाद सरकार ने वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया और 5 दिनों के लिए इंटरनेट सर्विसेज बिल्कुल बंद कर दी। Churachandpur witnessed a complete shutdown. The suspension of mobile internet services shall be enforced for the next 5 days with immediate effect in Churachandpur. अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर मैतेई लोग शेड्यूल टाइप का स्टेटस क्यों चाहते हैं। दरअसल जब भी किसी कम्युनिटी को शेड्यूल टाइप का स्टेटस मिलता है तो उन्हें कई बेनिफिट्स होते हैं, चाहे वो जॉब्स में रिजर्वेशन को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो या फिर टैक्स रिलीफ को लेकर हो। मगर मैतेई लोगों का मानना है कि ये सारे रिजर्वेशन बेनिफिट्स तो उनको मिलेंगे, मगर सबसे ज्यादा वो
वो शेड्यूल टाइप के स्टेटस से अपनी कल्चर, एंसेस्ट्रल लैंड और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। We are asking for our survival. We want to survive in our ancestral land. That is the most important point. मैतीस का मानना है कि बांग्लादेश और म्यांमार से जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स मणिपुर में आते हैं उससे उनकी कल्चर को नुकसान होता है। उनका कहना है कि अगर उन्हें शेड्यूल टाइप का स्टेटस मिल जाएगा तो इससे कुकीज और नागास को कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि पूरे रीजन में पीस बढ़ेगा। मगर ट्राइबल लोग इस बात से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि मैतेई लोग पहले से इतने पावरफुल और एजुकेटेड हैं और अगर इसके बाद उन्हें शेड्यूल टाइप का स्टेटस भी मिल जाता है तो हिली लोगों की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर पहले से भी कम हो जाएगी। If in case that is granted by the government, then there will be real division of inner Manipur as well as outer Manipur. उनका कहना है कि मणिपुर में पॉलिटिकल पावर तो वैसे ही मैतेई लोगों के पास है। वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली की 60 सीटों में से 40 सीटें मैतेई लोगों के पास हैं, तो फिर उन्हें शेड्यूल टाइप की स्टेटस की क्या जरूरत है? Manipur Legislative Assembly comprises of 60 MLAs, out of which only 20 are representing the tribals. ट्राइबल लोगों का ये भी मानना है कि मैतीस को शेड्यूल टाइप के स्टेटस के बाद हिली लोगों के लिए जो बची हुई जॉब्स होंगी उनके लिए भी उन्हें लड़ाई करनी पड़ेगी। वैसे अभी तक शायद आपको लग रहा होगा कि मैतीस तो बड़े पावरफुल हैं, बड़े एजुकेटेड हैं और अगर इन्हें शेड्यूल टाइप का स्टेटस मिल जाता है तो ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। दरअसल एक पुराने लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से जितने भी मणिपुर के मैतेई लोग हैं उनसे सारे स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस छीन लिए गए थे। इनमें से कोई भी किसी हिली एरिया में जाकर ना ही कोई लैंड परचेज कर सकता है, ना ही वहाँ पर सेटल हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ हिली एरिया के जो ट्राइबल लोग हैं उनके पास सारे राइट्स हैं कि वो वैली एरिया में आकर कभी भी कोई भी लैंड परचेज कर सकते हैं और वहाँ पर सेटल भी हो सकते हैं अगर वो अफोर्ड कर सकते हो तो। इस वजह से मैतेईस और ट्राइबल लोगों में हमेशा मिसट्रस्ट बना रहता है। तो एक तरह से मणिपुर में मैतेई लोगों के पास पॉलिटिकल पावर है तो दूसरी तरफ ट्राइबल लोगों के पास लैंड कंट्रोल। वैसे मैतेईस और ट्राइबल लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ शेड्यूल टाइप के स्टेटस को लेकर नहीं है। इस साल फरवरी के महीने में मणिपुर की सरकार ने फैसला किया कि वो जंगल की जमीन को वापस ले लेंगे ताकि उस पर एंक्रोचमेंट न हो सके। A historic joint survey has been launched by the Revenue and Forest Departments in Manipur in a bid to stop human encroachment within the state's scheduled forest areas. मगर ट्राइबल लोगों का कहना है कि उन्होंने कभी भी एंक्रोचमेंट नहीं किया। वो तो कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और सेटल्ड हैं और ये उनकी एंसेस्ट्रल जमीन है। मगर मणिपुर की गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि गाँव वाले जंगल की जमीन का इस्तेमाल ड्रग्स बिजनेस के लिए कर रहे हैं। वो पीस हावा जाति की यज्ञनबा लेपाक की यज्ञनबा कांगू दो ना सापिलने I will declare war against you. ट्राइबल लोगों का मानना है कि क्योंकि मैतेई लोगों के पास ज्यादा पॉलिटिकल पावर है इसलिए ज्यादातर पॉलिसीज जो बनती हैं वो उनके अगेंस्ट होती हैं। मैतेई लोगों का कहना है कि पिछले 60 सालों में बांग्लादेश और म्यांमार से इलीगल इमिग्रेशन की वजह से उनकी पॉपुलेशन 59% से गिर के 53% हो चुकी है। अपने घर में वो एक आउटसाइडर की तरह बन के रह गए हैं। वो चाहते हैं एक इनर लाइन परमिट सिस्टम जैसा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में है। अब ये इनर लाइन परमिट सिस्टम क्या है? जो भी व्यक्ति मणिपुरी नहीं है उसे मणिपुर में घुसने के लिए एक परमिट की जरूरत होगी। मैतीस और ट्राइबल लोगों के बीच का झगड़ा कोई आज की बात नहीं है। ये कहानी शुरू होती है 1891 में जब ब्रिटिशर्स ने मणिपुर को एक कृषि स्टेट घोषित कर दिया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेली। उन्होंने मैतीस को वो जमीन दी जो फर्टाइल थी और दूसरी तरफ ट्राइबल लोगों को वो जमीन दी जो नॉन फर्टाइल थी। अब क्योंकि ये ट्राइबल लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते हैं इसीलिए ये जमीन इनके कल्चर के साथ मैच नहीं होती। इसके अलावा मणिपुर में सभी कम्युनिटीज की अपनी अलग अलग डिमांड थी। जैसे नागा चाहते थे कि मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग नागालैंड के साथ जुड़ जाएं। तो वहीं दूसरी तरफ कुकीज चाहते थे कि इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्से जहाँ पर कुकी डोमिनेशन है उन्हें एक अलग देश बना दिया जाए। तो कुकीज चाहते थे कुकी लैंड और नागा चाहते थे नागालैंड। मगर मैतीस इनमें से कुछ भी नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि वो तो सदियों से मणिपुर पे राज कर रहे हैं। मगर 1949 में आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने किसी की भी नहीं सुनी। उन्होंने सबसे पहले मणिपुर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया। उसके बाद मैतीस से उनका शेड्यूल टाइप का स्टेटस छीन लिया और कहा कि आप हिली एरिया में कहीं पर भी जमीन नहीं खरीद सकते। इसके अलावा नागास और कुकीज को शेड्यूल टाइप का स्टेटस दे दिया और कहा कि आप मणिपुर में कहीं पर भी जमीन खरीद सकते हैं। फाइनली 1972 में मणिपुर को यूनियन टेरिटरी से एक स्टेट बना दिया गया। ऐसा नहीं है कि मणिपुर में बाकी सारे ट्राइब्स आपस में मिलजुल कर रहते हैं। 1990s में कुकीज और नागास के बीच में भयंकर क्लैशेस हुए क्योंकि ये दोनों कम्युनिटीज अपने लिए सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रही थी। एंड में मैं ये कहना चाहूंगा कि आज चाइना और पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक है
हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। हम सभी लोगों को चाहिए कि एक साथ मिलकर रहें, एक दूसरे की कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करें, जितने भी सेंसिटिव इश्यूज होते हैं उन्हें सेंसिटिविटी के साथ हैंडल करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे एक और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।